गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? इसके दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। आपको पहला नियम पता होगा। पहला नियम क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहां लिखेंगे आपतन कोण, क्या लिखेंगे? आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें एक फार्मूला पता है, एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। एफ हमें ज्ञात करना है, एफ के स्थान पे एफ लिखेंगे। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है तो यहाँ 20 लिखेंगे, और बाई टू है तो बाई टू कर देंगे, काट देंगे, दो धाम 20, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। और इस तरीके से जो है फोकस दूरी हमें मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करने वाले हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपको पता होगा, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें व्यक्ति को जो है दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखाई देती हैं, और परंतु जो है नजदीक की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इसमें जो है, क्योंकि क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब जो होता है ये रेटिना के पीछे बनता है। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है। अब अगर दूर दृष्टि दोष के निवारण की बात की जाए तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें रोगी को क्या है, पास की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। और जो है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि रोगी जो है दूर की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आसुत जल में या आसवित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, और परंतु वर्षा के जल में जो है विद्युत का चालन होता है। तो इसको जानने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आसुत जल होता है इसमें जो है आयन नहीं पाए जाते, या कह सकते हैं इसमें खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं, जिनके कारण जो है इनमें जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। और जबकि वर्षा के जल में खनिज लवण तथा आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें विद्युत का चालन होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि आसवित जल में, आसवित आसवित
जल में विद्युत का चालन नहीं होता क्योंकि इसमें खनिज लवण तथा आयन नहीं पाए जाते जबकि वर्षा के जल में खनिज लवण तथा आयन दोनों पाए जाते हैं जिससे इसमें विद्युत का चालन होता है। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है धातुओं के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो धातुओं के गुणों के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले पता है धातुएं क्या होती हैं। धातुएं जो होती हैं ये चमकदार होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं। ये विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें कौन सा गुण पाया जाता है? इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। चौथी बात आपको पता होनी चाहिए इसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आघात वर्धता का गुण पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे धातुएं कठोर होती हैं। यहां लिख देंगे धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। और कुछ एक्सेप्शंस आपको हम बताते हैं कि पारा ऐसा धातु होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। पारा ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। जो द्रव अवस्था में पाया जाता है
पाया जाता है। और अगर धातुओं की बात की जाए तो जो है पूरे पीरियाडिक टेबल में जो है टोटल धातुओं की संख्या 91 है। यहां लिख सकते हैं आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या, धातुओं की संख्या 91 है। टोटल कितने मेटल हैं? 91। और इस तरीके से जो है धातुओं के जो है सामान्य गुण समाप्त हो गए। तो जो है अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं भर्जन। तो सबसे पहले जानेंगे भर्जन क्या होता है। जब किसी धातु को वायु की अनुपस्थिति में, जब किसी धातु को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। जब किसी धातु को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अगला हमें जानना है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के फलस्वरूप लवण का अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अगला है संक्षारण। जब किसी धातु को वायु तथा नमी के संपर्क में लाया जाता है तो वह धीरे धीरे क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। जब किसी धातु को वायु तथा नमी के संपर्क में लाते हैं तो वह धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वपोषी क्या होते हैं। स्वपोषी में क्या होता है? कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या होता है? ये दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे आपको पता है पेड़ पौधे, सभी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरा कौन सा है? जो रसायनों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो बनाते हैं उनमें सभी पेड़ पौधे आते हैं, और जो है रसायनों द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उनके अंतर्गत जो है सभी जीवाणु आते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे कि विषमपोषी या परपोषी क्या होता है। ऐसे जीव जो है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपने भोजन के लिए क्या होता है? दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। जैसे क्या होता है? मानव, गाय, भैंस आदि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं विषमपोषी के अंतर्गत। विषमपोषी जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला जो है उसको सहजीविता बोलते हैं। पहला क्या है? सहजीविता। दूसरा है सहभोगिता। दूसरा क्या है? सहभोगिता। तीसरा है परजीविता। तीसरा क्या है? परजीविता। और चौथा है मृतजीविता। और इस तरीके से जो है स्वपोषी एवं परपोषी जीवों में अंतर